दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज जो आपका बीएससी 2 पेपर है उसका सेट 3 को। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं आपको कि सेट 3 हम लाने वाले हैं और इसके साथ एक और हम सेट लाने वाले हैं जहाँ पर आप सिर्फ अभयारण्य को देखेंगे, रिजर्व को देखेंगे, ठीक है, जो उद्यान है उन सब क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 1 घंटे के अंदर आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा सेमेस्टर एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो पहला जो इसमें क्वेश्चन रहने वाला है वो है विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 22 मई को। बिना देखे आपको टिक कर देना है, 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस संस्था ने की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस संस्था के द्वारा किया गया था? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, यूएनईपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पर्यावरण मंत्रालय का वर्तमान नाम कब दिया गया। भारत में जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसका वर्तमान नाम कब दिया गया था? 1985 को, 1992 को, 2006 या फिर 2014 में? कब इसको नाम दिया गया था? तो इसको दिया गया था 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भारत में किस वर्ष लागू की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भारत में किस वर्ष लागू की गई? तो यहीं पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 1992 में किया था, या फिर 2000 ईस्वी में किया था, या फिर 2006 में किया था? कब किया था? तो 2006 में किया था। 2006 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जो IUCN है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन आपका पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में, या फिर ग्लैंड में है। कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, तो स्विट्जरलैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक ये क्या है? तो एक रेड डाटा बुक है जो किस उद्देश्य से प्रकाशन किया जाता है, किस उद्देश्य के साथ इसको प्रकाशित किया जाता है? जल प्रदूषण मापने के लिए, लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी के लिए, वन क्षेत्र मापने के लिए, या फिर जलवायु पूर्वानुमान के लिए? तो ये जो रेड डाटा बुक है वो किसके लिए प्रकाशित किया जाता है? इसको किया जाता है लुप्त प्रजातियों की जानकारी देने के लिए। ठीक है, जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही उनके बारे में जानकारी देता है ये। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? ऑप्शन है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002, या फिर वायु अधिनियम 1981 को। तो कब किया गया था भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना, जिसको बोलते हैं NBA? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। ठीक है, 2002 में। सही आंसर आपका हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व पर्यावरण शिक्षा सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था। विश्व पर्यावरण शिक्षा सम्मेलन पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बिना देखे सीधा सीधा इसको आंसर लगा देना आपको, टिबिलिसी में। ठीक है, टिबिलिसी में। एक ही क्वेश्चन है ये, तो टिबिलिसी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टिबिलिसी घोषणा किस विषय से संबंधित है। ये जो टिबिलिसी घोषणा है वो किस विषय से संबंधित है? जल। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पर्यावरण शिक्षा। बिना सोचे समझे टिक कर दीजिए पर्यावरण शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है कि यूएनईपी की स्थापना के पीछे मुख्य कारण क्या था। ये जो यूएनईपी का स्थापना किया गया, इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा था? जनसंख्या नियंत्रण, औद्योगिक विकास, वैश्विक पर्यावरण समस्याओं का समाधान, या फिर ऊर्जा उत्पादन? यूएनईपी की संस्था जो थी उसको स्थापना के पीछे मुख्य कारण क्या रहा था? तो इसके पीछे सबसे पहला जो कारण रहा था वो था वैश्विक पर्यावरण समस्याओं का समाधान करना। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, वैश्विक पर्यावरण समस्याओं का समाधान करना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये जो सतत विकास है इसकी अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डार्विन को, ब्रुटलैंड आयोग को, रियो सम्मेलन को, या फिर यूएनईपी को? इसको जो कह सकते हैं कि जिसको लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो किसको दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है ब्रुटलैंड आयोग को ही। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ब्रुटलैंड आयोग। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जलवायु संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व जलवायु संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आप ऑप्शन आपका पेरिस में, रोम में, जिनेवा में, या फिर नैरोबी में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। ठीक है, ज्यादा ऑप्शन नहीं देखना, सी में मार दीजिए, जिनेवा आपका करेक्ट आंसर होगा। विश्व जलवायु संगठन यहीं पर स्थित है। आगे देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित है। भारत में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, या फिर पश्चिम बंगाल? किस राज्य में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। सबसे पहला किया गया था तमिलनाडु में, जो नीलगिरी बायोस्फीयर है वहां पर, ठीक है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर है उसी को किया गया था। सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, नीलगिरी। नीलगिरी वगैरह ऑप्शन में आता है तो आप लोग नीलगिरी को मारेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरवन, सुंदरवन तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि सुंदरवन कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में, तब ऐसे भी आंसर कर सकते थे, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। आगे देख लेते हैं जो 15 नंबर क्वेश्चन है कि आईपीसीसी, आईपीसीसी का गठन किसने किया है। आईपीसीसी का गठन किसके द्वारा किया गया है। डब्ल्यूएचओ और एफएओ के द्वारा किया गया है, या फिर यूएनईपी के और डब्ल्यूएमओ के द्वारा किया गया है, यूनेस्को या फिर यूएनडीपी के द्वारा किया गया है, या फिर आईयूसीएन और यूएनईपी के द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ के द्वारा, ठीक है, यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये आपको पता होगा 2014 में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। सही आंसर आपका जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ई कचरे की समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। ई कचरे की समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। कृषि से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, इलेक्ट्रिक से संबंधित है, या फिर खनन से संबंधित है। ई कचरा का आपको पता चल रहा है, ई मतलब इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक का उपकरण के लिए, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव, जो हरित गृह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का सीधा संबंध किससे है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सीधा प्रभाव किससे, ओजोन परत से, वैश्विक ताप वृद्धि से, अम्लीय वर्षा से, या फिर वायु दाब से, किससे, इसको आप आराम से बता सकते हैं। ग्रीन हाउस का प्रभाव किस पर पड़ता है, जब वैश्विक तापमान बढ़ता है, तो इसका होगा वैश्विक ताप वृद्धि। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण आकलन किस स्तर पर किया जाता है। जो भारत में पर्यावरण प्रभाव का आकलन है वो किस स्तर पर किया जाता है। केवल राज्य स्तर पर किया जाता है, केवल केंद्र स्तर पर किया जाता है, परियोजना प्रारंभ होने से पहले किया जाता है, या फिर परियोजना होने के बाद किया जाता है। किस स्तर पर भारत में पर्यावरण प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो ये किया जाता है शुरू होने से पहले, जब परियोजना को प्रारंभ किया जाता है उससे पहले इसको किया जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था। नौ परिवहन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, गंगा संरक्षण के लिए, फिर विद्युत उत्पादन के लिए। तो ये जो गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण शुरू किया गया था वो गंगा संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, गंगा संरक्षण। 21 नंबर क्वेश्चन की जलवायु परिवर्तन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस संदर्भ में हुआ था। जलवायु परिवर्तन का जो शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था। तो जलवायु परिवर्तन से आप समझ सकते हैं कि दीर्घकालिक जो समय रहता है, जो दीर्घकालिक मौसम एक लगातार बना हुआ रहता है, उसी को जलवायु कहते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है जब सी, तो आप सी मारेंगे, ठीक है। दीर्घकालिक तापीय परिवर्तन को, कि दीर्घकालिक समय में क्या परिवर्तन आ रहा है मौसम में, उसी को जलवायु परिवर्तन शब्द कहा गया था पहले। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन, संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस प्रदूषण को साइलेंट किलर कहा है। किस प्रदूषण को साइलेंट किलर कहा है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण को धीरे धीरे मारता है, पता भी नहीं चलता, रोज सांस लेते हैं रोज। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है, साइलेंट किलर कहा है वायु प्रदूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। भारत में पर्यावरण संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु एनजीटी की स्थापना क्यों की गई, ताकि तुरंत न्याय हो सके, ठीक है, तुरंत न्याय हो सके। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, शीघ्र न्याय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। ब्लू फ्लैग परमन किससे संबंधित है। ये जो ब्लू फ्लैग परमाणु है ये किससे संबंधित है। नदियों के लिए, समुद्र तट के लिए, वन क्षेत्र के लिए, या फिर पर्वतीय तट के लिए। तो ये हमेशा जहां पर देखेंगे ब्लू फ्लैग लिखा हुआ रहेगा तो वो आपका समुद्र तट ही रहेगा, ठीक है। समुद्र तट आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्लू फ्लैग एक और क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं तो उसको आप देख के समझ सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में पहला ब्लू फ्लैग बीच किस राज्य में स्थित है। ये जो ब्लू फ्लैग बीच है भारत में पहला किस राज्य में स्थित है। तो गोवा में है, केरल में है, उड़ीसा में, या फिर तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में चंद्रभागा बीच इसको कहते हैं। उड़ीसा में चंद्रभागा बीच है, उसी को पहला ब्लू फ्लैग बीच कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। आपको आसानी से पता होगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 27 नंबर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर से जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्बन फुटप्रिंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो कार्बन फुटप्रिंट है उस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। वन क्षेत्र मापने के लिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए, जल उपयोग के लिए, या फिर भूमि संरक्षण के लिए, भूमि क्षरण के लिए। तो कार्बन फुटप्रिंट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किसको बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये बताता है जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को बताता है। सही आंसर आपका हो जाएगा बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को बताता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
किस वर्ष शुरू किया गया? 2016 में, 2017 में, 2019 में या फिर 2021 में? किस वर्ष किया गया था? भारत वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? 2019 में किया गया था। सही आंसर आपका जाएगा सी, 2019 में किया गया था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्यावरणीय नैतिकता का संबंध किससे है? पर्यावरणीय नैतिकता का संबंध किससे है? पर्यावरणीय नैतिकता का मतलब क्या है? जो पर्यावरण के लिए नैतिकता हो, ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स जो। तो आप ऑप्शन को देख के भी समझ सकते हैं। इसका सही आंसर आपको जो है मानव प्रकृति संबंध हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, मानव प्रकृति संबंध को पर्यावरणीय नैतिकता संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर का लिखा है ग्रीन इंडिया मिशन किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो आपका बिना देखे समझे करना है 12वीं। ठीक है, 12वीं, इसको 12वीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर पर लिखा है कि भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर वाला लिखा है कि जैव आवर्धन का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? जैव आवर्धन का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? उत्पादकों पर, शाकाहारी पर, शीर्ष मांसाहारी पर या फिर अपघटकों पर? जो जैव आवर्धन है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मांसाहारी, जो मांसाहारी है। ठीक है, जो शीर्ष मांसाहारी, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 जून को, 22 मार्च को या फिर 21 मार्च को? किस तारीख को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। 34 नंबर में क्वेश्चन लिखा है कि FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में स्थित है। ठीक है, बिना सोचे समझे रोम लगाइए आप लोग, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हरित क्रांति का पर्यावरणीय दुष्प्रभाव किस रूप में देखा गया? जो हरित क्रांति का पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है वो किस रूप में देखा गया? जल संरक्षण के लिए, मृदा क्षरण के लिए, वन विस्तार के लिए या फिर जैव विविधता वृद्धि के लिए? तो अगर जैव विविधता में वृद्धि हो रही है तो ये क्या ये पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है? नहीं है। वन का विस्तार हो रहा है तो क्या ये पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है? नहीं है। अगर जल का संरक्षण हो रहा है तो क्या ये पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है? बिल्कुल नहीं। मृदा क्षरण इसका दुष्प्रभाव है। तो हरित क्रांति का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका बी नंबर, मृदा क्षरण। ये एक दुष्प्रभाव है। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में नमामि गंगे परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? जो नमामि गंगे परियोजना है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? 2008 में किया गया था। 2008 में गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, 2008 एक अलग चीज है। 2011 को किया गया था, 2014 को किया गया था या फिर 2018 को किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2014 हो जाएगा। ठीक है, 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू किया गया था। 2014 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का विषय क्या था? जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 2023 का, उसका विषय क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ओनली वन अर्थ, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन या फिर क्लाइमेट एक्शन? इसका जो विषय था वो क्या था? इसका विषय क्या रहा था जो 2023 में किया गया था? तो इसका था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन जीडीपी का तात्पर्य क्या है? जो ग्रीन जीडीपी है उसका तात्पर्य क्या, उसका मतलब क्या है, उसको क्या कहते हैं? केवल औद्योगिक विकास करना, पर्यावरणीय लागत को जोड़कर जीडीपी करना, कृषि जीडीपी या फिर सेवा क्षेत्र जीडीपी? ग्रीन जीडीपी का तात्पर्य क्या है? जो ग्रीन जीडीपी वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पर्यावरणीय लागत से जोड़कर जीडीपी, जो पर्यावरण को भी क्षति ना पहुंचाए और जीडीपी पर का भी ग्रोथ हो। ठीक है, उसी को कहते हैं ग्रीन जीडीपी का तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? हम लोग राष्ट्रीय उद्यान वाले क्वेश्चन अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वहां पर आप रिजर्व को देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे और जो भी आपके अभ्यारण्य है और राष्ट्र हैं, जो आपके राज्य हैं, जिला है, सभी चीजों को हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी आपको 40 क्वेश्चन वाला एक वीडियो हम ला रहे हैं, आपको 1 घंटा के अंदर वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो पर्यटन के लिए किया गया था, वन संरक्षण के लिए किया गया था, वन्य जीव संरक्षण के लिए या फिर अनुसंधान के लिए? पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए किया गया था? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो उद्यान है वो किसके लिए बनाया था? ताकि जो जीव है उसका संरक्षण किया जा सके, जो वन्य जीव उसका संरक्षण किया जा सके। तो सही आंसर आपका हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण के लिए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पर्यावरण संरक्षण का जो संवैधानिक प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद
48A में या फिर अनुच्छेद 51 में, किसमें 48A में इसके बारे में बताया गया, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नागरिकों का पर्यावरणीय कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। नागरिकों का जो पर्यावरणीय कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में है, तो आपका हो जाएगा ये 51A में। ठीक है, बिना सोचे समझे आप 51 में लगाइए, 51A। 42 क्वेश्चन हमारा है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है। जो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, रेचल कार्सन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, आल्डो रियोपोल्ड के द्वारा या फिर MS स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा जो साइलेंट स्प्रिंग है वो पुस्तक लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कार्सन के द्वारा। ठीक है, रेचल कार्सन के द्वारा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, रेचल कार्सन के द्वारा। साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन। ठीक है, 43 में लिखा है कि पर्यावरण आंदोलन को किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर अपिको के बारे में पूछा गया। ठीक है, अपिको किस राज्य से संबंधित है, तो अपिको जो है आपका कर्नाटक से संबंधित है, तो कर्नाटक को आप लोग टिक करेंगे, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरित गृह गैस में सबसे अधिक योगदान किसका है। हरित गृह गैस में सबसे अधिक योगदान किसका है, मीथेन का है, नाइट्रेट ऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर ओजोन का है। सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इसी का प्रभाव रहता है, CO2। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा जा रहा है कि भारत में पहला पर्यावरण संबंधी कानून कौन सा था। भारत में जो पहला पर्यावरण संबंधी कानून था वो कौन सा था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल अधिनियम, वन अधिनियम या फिर वन्य जीव अधिनियम। सबसे पहला जो पर्यावरण संबंधी कह सकते हैं कि कानून था वो कौन सा था, तो ये था आपका वन अधिनियम 1927। वन अधिनियम 1927 आपका पहला कानून था पर्यावरण संबंधी। कहाँ पर है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन अधिनियम कानून। देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किस सम्मेलन का नारा है। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किस सम्मेलन का नारा है, स्टॉकहोम सम्मेलन का नारा है, रियो का, G20 का या फिर पेरिस का। तो अभी G20 भारत का है। ठीक है, ये G20 भारत का नारा है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, मरुस्थल क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र या फिर मैदानी क्षेत्र। कौन सा जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित, वो हो जाएगा आपका तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किससे संबंधित है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किससे संबंधित है, वन संरक्षण से, उत्सर्जन व्यापार से या फिर जल प्रबंधन से या फिर जैव विविधता से। कार्बन क्रेडिट का अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा उत्सर्जन व्यापार से। कार्बन क्रेडिट मतलब उत्सर्जन व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 49, भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में जो है वो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, वन मंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या फिर पर्यावरण सचिव होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री खुद होते हैं, याद रखेंगे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण अध्ययन EVS को उच्च शिक्षा में अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। EVS को उच्च शिक्षा में, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में, इसको अनिवार्य करने का उद्देश्य क्या है। रोजगार बढ़ाना इसका उद्देश्य है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है या फिर तकनीक ज्ञान देना है या फिर परीक्षा प्रणाली बदलना है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसका जो उद्देश्य वो है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ताकि पर्यावरण के प्रति आप लोग जागरूक हो सके और अच्छे से समझ सकें कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा टॉप 50 क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ ही होते ही जो आपका 50 क्वेश्चन जब आप देखेंगे उसके बाद ही हम 40 और क्वेश्चन लाएंगे, जो आपका अभ्यारण्य से होगा, जो आपका रिजर्व से होगा, जो आपका उद्यान से होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां पर आपको देखने वाले, कौन से राज्य में कौन सा अभ्यारण्य उद्यान है। ठीक है, सारी चीजों को आप देखेंगे, कौन से जिले में है, इन सब चीजों के बारे में आप जानेंगे, और कौन सा उद्यान किसके लिए है, कौन सा वन संरक्षण किसके लिए, इन सब बातों को आप वहां पर समझ सकेंगे। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि वे लोग भी अच्छी तैयारी कर सके। आपका MCQ एग्जाम होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने के लिए। वीडियो को आप लोग तुरंत देख लीजिए इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।